दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिटर ट्रेड में जो प्रैक्टिकल बनाते हैं उसको पेपर पे कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इस जानकारी में हम लोग टूल्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं, मटेरियल का सिलेक्शन कैसे होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या है, प्रोसीजर क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, आपने फिटर ट्रेड में एडमिशन लिया और जो पुराने ट्रेड हैं उनमें और आप में हमेशा एक समस्या होती है कि फिटर ट्रेड का प्रैक्टिकल कैसे लिखा जाए। यह आपकी समस्या दूर करने हेतु हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है, जिससे आप हमेशा इससे छुटकारा पाओगे और अच्छी तरह से प्रैक्टिकल लिखने में कामयाब होगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और उससे हम नए नए वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम फिटर ट्रेड की प्रैक्टिकल कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हाउ टू राइट अ प्रैक्टिकल्स। दोस्तों, आपको जो फिटर ट्रेड में प्रैक्टिकल देते हैं वो इस तरह की होती है। इसमें हमें पूरी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। तो वो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए हमें 9 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है नेम ऑफ द प्रैक्टिकल। दोस्तों, आपको जो प्रैक्टिकल दिया जाता है उस हर एक प्रैक्टिकल का कोई एक नाम होता है। वो नाम लिखना बेहद जरूरी है, तो नाम लिखना ना भूलिएगा। दूसरा पॉइंट है एम। दोस्तों, आपको जो प्रैक्टिकल दिया जाता है उसमें उस प्रैक्टिकल का कोई ना कोई एक एम होता है। वो एम पूरा करने के लिए वो प्रैक्टिकल दिया जाता है। इससे यह लाभ होता है कि जब आप कंपनी में जाते हो तो उसमें मेंटेनेंस का जब भी काम आता है तो आपको इस एम के द्वारा आपको समस्या हल करने में गाइड मिलता है। तो दोस्तों, एम लिखना ना भूलिएगा। तीसरा जो पॉइंट है मटेरियल। हम जो प्रैक्टिकल करने के लिए मटेरियल यूज करते हैं वो लिखना बेहद जरूरी होता है। तो मटेरियल को आपको लिखना ही होगा। इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, माइल्ड स्टील है, कास्ट आयरन है। इस तरह से अलग अलग तरह का मटेरियल यूज किया जाता है। उसके बाद आता है स्टॉक साइज। जो मटेरियल हम यूज करते हैं उसका साइज होना बहुत जरूरी है। मटेरियल और स्टॉक साइज दोनों अलग अलग है, इसीलिए दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। स्टॉक साइज अलग लिखिएगा, जो रिक्वायर्ड साइज है आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से वो स्टॉक साइज लिखना पड़ता है। उसके बाद आता है रिक्वायर्ड टूल्स। हमें जो प्रैक्टिकल दिया जाता है उसमें जो टूल्स यूज करना पड़ता है वो सब आपको स्पेसिफिकेशन वाइज लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है रॉ मटेरियल। मटेरियल के अतिरिक्त जो प्रैक्टिकल बनाने में यूज होता है, मटेरियल यूज होता है, वो रॉ मटेरियल में लिखा करो, जैसे कि कॉटन वेस्ट वगैरह है। उसके बाद आता है ऑपरेशन सीक्वेंस। हमें जो प्रैक्टिकल दिया जाता है उसके ऑपरेशन सीक्वेंस होते हैं। उस सीक्वेंस हमें क्रमवार पद्धति में लिखना होता है। उसके बाद आता है वर्किंग स्टेप। हम जो प्रैक्टिकल करते हैं उसकी हर एक स्टेप आपको वहां लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रिकॉशन। हम जो प्रैक्टिकल बनाते हैं उसके बारे में जो प्रिकॉशन लेते हैं वो आपको प्रिकॉशन पूरे यहाँ लिखने होते हैं। दोस्तों, अब यह 9 पॉइंट जो दिए गए हैं इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले है नेम ऑफ प्रैक्टिकल। वर्कशॉप में आपको जो प्रैक्टिकल दिया जाता है उसका कोई ना कोई एक नाम होता है, वह नाम आपको लिखना होता है। इसमें 2 तरह के प्रैक्टिकल दिखाए गए हैं, दोनों का आपको इस तरह से नाम लिखना होगा। उसके बाद आता है एम। आपको जो प्रैक्टिकल दिया जाता है उसका कोई ना कोई एक एम होता है। वह एम पूरा करने के लिए है आपको वो प्रैक्टिकल दी जाती है, जिससे आप स्किल हासिल करें और आगे चलकर आप उसी स्किल द्वारा अपना काम पूरा कर सके। तो आपको उसमें एम लिखना होता है इस तरह से। उसके बाद आता है मटेरियल। अक्सर हम देखते हैं कि मटेरियल इस तरह से लिखते हैं, यह पूरा गलत लिखते हैं।
इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। आप MS फ्लैट 50x50x10 mm इस तरह से लिखते हो, ये पूरा का पूरा गलत है। आपको इस तरह से लिखना है। AP 310 फिटर सेक्शन में जो मटेरियल यूज करते हैं वो अलग अलग तरह का करते हैं, लेकिन जो जॉब बनाते हैं हम ज्यादा से ज्यादा AP 310 में ही बनाते हैं। AP का मतलब होता है फेरस और 310 का मतलब होता है स्टील ग्रेड। इस स्टील ग्रेड में 0.25% से भी कम कार्बन होता है, जिससे आप आसानी से काम कर सकते हो। तो जब भी आप मटेरियल लिखो तो AP 310 ही लिखो। उसके बाद आता है स्टॉक साइज। हम जो प्रैक्टिकल बनाने के लिए मटेरियल यूज करते हैं उसका स्टॉक साइज होता है, उसमें 25 ISF 15-105 इस तरह से लिखो। इसमें है 25 विड्थ ऑफ द फ्लैट, ISF का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट, और 15 का मतलब थिकनेस ऑफ द फ्लैट्स, और 105 का मतलब लेंथ ऑफ पीसेस। जो हमें प्रैक्टिकल दी जाती है उसकी लंबाई कितनी होती है वो डैश देख के लिखना पड़ेगा। IS के हिसाब से जो इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट है वो इस साइज में उपलब्ध है। 12 mm, 16 mm, 20 mm से लेकर 160 mm में तक अलग अलग विड्थ में उपलब्ध है। उसी तरह जो थिकनेस है वो IS के हिसाब से इस साइज में उपलब्ध है। 3 mm, 4 mm, 5 mm से लेकर 40 mm तक थिकनेस में फ्लैट उपलब्ध है। आपको यह इस चार्ट को देखकर लिखना होगा। उसके बाद आते हैं स्टॉक साइज कैसे लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर ये जो प्रैक्टिकल दिखाया गया है उसमें स्टॉक साइज लिखा है 55 ISF 6-53। इसमें 55 है जो विड्थ है इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट, और 6 mm थिकनेस है जो कि हमने ज्यादा लिया है, और 53 जो हमें साइज है रिक्वायर्ड साइज है वो 50 mm चाहिए था तो हमने 53 लिखा है। तो आप भी 2 mm या 3 mm बढ़ा के लिखा करो। इस तरह ये दूसरे प्रैक्टिकल का भी साइज आपके सामने हाजिर है। उसके बाद आते हैं रिक्वायर्ड टूल्स। रिक्वायर्ड टूल्स में सबसे ज्यादा गलती होती है। रिक्वायर्ड टूल्स लिखते समय हम लोग कभी भी उसका पूरा स्पेसिफिकेशन नहीं लिखते हैं। आप लोगों को कभी भी उसका पूरा स्पेसिफिकेशन लिखना चाहिए। इससे यह होता है कि आपका अलगपन दिखता है और आपने जो ट्रेनिंग लिया है उसका भी उसमें पूरा का पूरा असर दिखता है। तो इसीलिए रिक्वायर्ड टूल्स में पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन लिखना बेहद जरूरी है। रिक्वायर्ड जो टूल्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन 4 तरह से किया जाता है। सबसे पहले है मार्किंग टूल्स। जो भी प्रैक्टिकल दिया जाता है उसमें मार्किंग करने के लिए जो टूल्स उपयोग में लाते हैं वो सब मार्किंग टूल्स होते हैं। उसके बाद आता है कटिंग टूल्स। मार्किंग करने के बाद हम अलग अलग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें कटिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हैंड टूल्स। प्रैक्टिकल बनाने के लिए हैंड टूल्स की भी जरूरत है, जैसे वाइस हैमर वगैरह जो है उसका यूज किया जाता है, वो भी आपको लिखना होता है। उसके बाद आता है मेजरिंग टूल्स। प्रैक्टिकल बनाने के बाद या बनाते समय हमें बीच बीच में मेजर करना होता है, तो उसके लिए मेजरिंग टूल्स की बेहद जरूरत होती है। उसके लिए हमें मेजरिंग टूल्स लिखना होता है। अब हमें इसे विस्तार पूर्वक कैसे लिखते हैं वो आगे के इस पॉइंट में देखते हैं। मार्किंग टूल्स में जो टूल्स आते हैं वो टूल्स इस तरह है। मार्किंग टेबल, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, स्क्राइबर, पंच, डिवाइडर, जेनी कैलिपर, सरफेस गेज, ट्रेमल, वी ब्लॉक। कटिंग टूल्स में जो टूल्स आते हैं वो फाइल्स अलग अलग तरह की होती है, चिजल्स, हेक्साफ्रेम, ड्रिल्स, रिमर्स, टैप, डाई, काउंटर संकिंग टूल, काउंटर बोरिंग टूल, स्पॉट फेसिंग टूल, स्क्रैपर्स, ग्राइंडिंग व्हील। और जो हैंड टूल्स में आते हैं वो हैमर, स्पैनर, प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर, वाइस, सी क्लैम्प, पैरेलल क्लैम्प।
और जो मेजरिंग टूल्स आते हैं वो है स्टील रूल, कैलिपर्स, टेलीस्कोपिंग गेज, डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर्स, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, स्लिप गेज, प्रोटेक्टर्स, बेवल गेज, इंजीनियरिंग स्क्वायर, कॉम्बिनेशन सेट, ट्राई स्क्वायर, साइन बार, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर्स, साइन बार, एंगल गेज, डिवाइडिंग हेड, स्ट्रेट एज, सरफेस प्लेट, सरफेस गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर, स्पिरिट लेवल, रेडियस गेज, रिंग गेज, प्लग गेज, इस तरह से टूल्स आते हैं। दोस्तों, अब हम टूल्स कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स में पहला है सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट 45 इंटू 45 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप पूरा स्पेसिफिकेशन लिखा करो। दूसरा आता है एंगल प्लेट 150 इंटू 150 इंटू 15 मिलीमीटर। वर्नियर हाइट गेज 300 mm, 0.02 mm एक्यूरेसी। डॉट पंच 100 mm, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर 150 mm, स्ट्रेट स्क्राइबर 150 mm। कटिंग टूल्स 7 नंबर पे है फ्लैट फाइल, सेकंड कट, डबल कट 250 mm। इस तरह से जो फाइल का स्पेसिफिकेशन करते हैं, लेंथ ऑफ द फाइल, ग्रेड ऑफ द फाइल, कट ऑफ द फाइल और सेक्शनल शेप ऑफ द फाइल, उसमें चारों बातों का समावेश करना बेहद जरूरी है। इसमें दूसरी फाइल है फ्लैट फाइल, स्मूथ, डबल कट 250 mm। इस तरह से आप अलग अलग फाइल लिख सकते हो। उसमें लंबाई में भी चेंज होगा, ग्रेड में कट होगा, सेक्शनल शेप में भी चेंज हो सकता है। अच्छे अलग अलग चेंज करके आपके रिक्वायर्ड के हिसाब से आप फाइल लिख सकते हो। अपराउंड फाइल, स्मूथ, डबल कट 200 mm, हैंड फाइल, सेकंड कट, डबल कट 150 mm, स्क्वायर फाइल, सेकंड कट, डबल कट 200 mm, ट्रायंगुलर फाइल, स्मूथ, डबल कट 200 mm। इस तरह से आप अलग अलग फाइल, बहुत सारे फाइल लिख सकते हो। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम 300 mm। इसमें हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड मत लिखा करो। उसके बाद है ट्विस्ट ड्रिल। अगर रिक्वायर्ड है तो जो ड्रिल होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। उसमें आप ट्विस्ट लिखते हो या कौन सा लिखते हो उसके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद वो टेपर शैंक या स्ट्रेट शैंक, इसमें हमने स्ट्रेट शैंक लिखा है 10 mm का। उसके बाद आता है अलग और एक ड्रिल लिखा है 10 mm का, टेपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल, टेपर शैंक है। उसके बाद हैंड टैप में M10 इंटू 1.5 mm, 1.5 mm ये पीछे और M10 के आपको थ्रेड करने हैं। उसके बाद पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, उसकी कैपेसिटी लिखना बेहद जरूरी है। आप जो मशीन लिखते हो उसकी कैपेसिटी लिखना बेहद जरूरी है। उसके बाद आता है फ्लैट कोल्ड चीजल 150 mm, हैंड पैरेलल रिमर। जो भी आप अगर रिमर यूज करते हो, पेपर रिमर करते हो, हैंड रिमर करते हो, एडजस्टेबल रिमर करते हो, वो आपको लिखना है। इसके बाद आते हैं हैंड टूल्स। हैंड टूल्स में बॉल पिन, हैमर, तो उसका वेट लिखना बेहद जरूरी है। इसमें पहले लिखा है 250 ग्राम्स और बाद में 500 ग्राम्स। कॉम्बिनेशन बेंच वाइस 150 mm, उसमें आपको साइज लिखना बहुत जरूरी है। पैरेलल मशीन वाइज, आपने ड्रिलिंग मशीन लिखा तो उसमें मशीन वाइज लिखना बेहद जरूरी होता है। मेजरिंग टूल्स, स्टैंडर्ड स्टील रूल 150 mm, वर्नियर कैलिपर 200 mm with 0.02 mm accuracy, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर 250 mm, कॉम्बिनेशन सेट 300 mm, इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर 100 mm, एंगल गेज सेट, इसमें सेट के सब वर्ड लिखना बेहद जरूरी है। रेडियस गेज सेट। रॉ मटेरियल, अभी तक हमने देखा है कि जो टूल्स है वो आपने लिखा है, उसके अतिरिक्त रॉ मटेरियल भी लगता है। इसके पहले आपने
मटेरियल लिखा है, उसके अतिरिक्त जो मटेरियल लगता है वो रॉ मटेरियल में लिखा करो। जैसे कि कॉटन वेस्ट, आपको साफ सफाई करने के लिए कॉटन वेस्ट का उपयोग करना पड़ेगा। उसके बाद आता है मार्किंग मीडिया, उसमें आप चॉक ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए मार्किंग मीडिया में चॉक लिखा करो। ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड 2040 PH 300 mm, ये रॉ मटेरियल में आती है, इसलिए इसको इसमें लिखा करो। उसके बाद डस्टर, साफ सफाई करने के लिए आपको डस्टर होना जरूरी है। एमरी पेपर, एमरी पेपर में ग्रेन साइज लिखना बेहद जरूरी होता है। अलग अलग ग्रेन साइज के आते हैं, आपको ग्रेन साइज आपके हिसाब से लिखना होगा। उसके बाद आता है कूलेंट, ड्रिलिंग करते समय आपको कूलेंट की जरूरत होती है या स्वाइंग करते समय कूलेंट की जरूरत होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है ल्यूब्रिकेशन ऑयल, अगर टैपिंग है, रिमिंग है आपका, तो आपको ल्यूब्रिकेशन ऑयल, या फिर आपका पूरा प्रैक्टिकल होने के बाद उसमें ल्यूब्रिकेशन करना बहुत जरूरी होता है ताकि रस्ट ना लगे। तो उसके बाद हमारे 6 पॉइंट अभी तक क्लियर हो गए। अभी 7वें पॉइंट पे आते हैं। हमारा 7वें पॉइंट जो है वो ऑपरेशन सीक्वेंस। आपको जो प्रैक्टिकल दिया गया है उसमें अलग अलग सीक्वेंस होते हैं, वो आपको सीक्वेंस लिखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले है मटेरियल साइज चेकिंग। आपको जो मटेरियल दिया जाता है उसका साइज चेकिंग स्टील रूल के द्वारा करना बेहद जरूरी होता है। रिक्वायर्ड साइज में है या नहीं, उसकी विड्थ, थिकनेस और लेंथ, यह आपको चेक करना है। उसके बाद उस मटेरियल को कटिंग करना है, जो लंबाई पीस होती है उसमें से आपको आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से मटेरियल कटिंग करना होता है। उसके बाद आता है एज एंड सरफेस प्रिपरेशन। आपको जो प्रैक्टिकल के लिए जॉब दिया है उसके बाद में उसके एज और सरफेस प्रिपरेशन करना होता है, जिससे आप मार्किंग वगैरह कुछ कर सकते हो। उसके बाद मार्किंग, प्रिपरेशन के बाद मार्किंग। उसके बाद आते हैं पंचिंग। मार्किंग करने के बाद आपको पंचिंग करना बेहद जरूरी है। अगर पंचिंग नहीं किया तो आपने जो मार्किंग किया है तो आपकी मार्किंग मिट जाएगी और आपको समझने में दिक्कत आती है, तो वो नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपको पंचिंग करना बेहद जरूरी है। उसके बाद आता है स्वाइंग। अतिरिक्त जो मटेरियल होता है उसको हटाने के लिए स्वाइंग की कोशिश करनी होती है। उसके बाद आता है ड्रिलिंग। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप ड्रिलिंग कीजिए, लिखिएगा। उसके बाद आता है थ्रेडिंग। ड्रिलिंग करने के बाद जो ऑपरेशन आता है वो थ्रेडिंग का होता है, अगर आपको जॉब में वो रिक्वायर्ड है तो। उसके बाद आता है फाइलिंग। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फाइलिंग होता है, क्योंकि फाइलिंग से ही हम उसको जो ड्राइंग के हिसाब से शेप है वो दे सकते हैं, इसीलिए फाइलिंग लिखना चाहिए। उसके बाद आता है फिटिंग। फाइलिंग करने के बाद हम लोग फिटिंग करते हैं। आपको नेक्स्ट जो ऑपरेशन होता है वो फिटिंग का होता है। और उसके बाद आता है फिनिशिंग। फिटिंग होने के बाद हम पूरे जॉब को अच्छे तरह से फिनिशिंग कर लेते हैं। ये हमारे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है। उसके बाद आते हैं वर्किंग स्टेप। आपको जो यह सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन दिया है उसको विस्तार पूर्वक वर्किंग स्टेप में लिखना होता है, पूरे के पूरे वास्तव। और ये बात लिखते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो आप टूल्स यूज करते हैं उस टूल्स का समावेश यहाँ कीजिएगा। उसके बाद आता है प्रिकॉशन। यह जो आप करते समय आपने जो प्रिकॉशन लिया है अलग अलग तरह के, वो आपको पूरे के पूरे प्रिकॉशन उसमें 90 पॉइंट में लिखना होता है। तो दोस्तों, आपको जो भी प्रैक्टिकल दिया जाता है उसमें ये 9 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस 9 पॉइंट्स में एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए और आपको इस तरह से सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा। सबसे पहले है नेम ऑफ प्रैक्टिकल, एम्स, मटेरियल, स्टॉक साइज, रिक्वायर्ड टूल्स, रॉ मटेरियल, ऑपरेशन सीक्वेंस, वर्किंग स्टेप्स और प्रिकॉशन। तो दोस्तों, आपको इस स्टेप का अगर फॉलो करते हो तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिकल लिख सकते हो। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी हासिल करने हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।